हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन 2026 का पेपर, स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर होने वाला है, क्लास 10th। पेपर कोड की बात करूं तो पेपर कोड आपका जो था, ये पेपर कोड था आपका 30/5/1, 30/5/2, 30/5/3। और आज की इस क्लास में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ ऑल सेट्स। देखिए, अगर हम चाहते तो आपको पूरा पेपर, वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, पेपर का लेवल कैसा था, कौन से रीजन में आया था, कौन से स्टेट में आया था। सबसे पहली चीज आपको अगर मैं बता दूं तो ये आपका पेपर पूछा गया था अजमेर और नोएडा रीजन के अंदर। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड पेपर की, तो स्टैंडर्ड पेपर के जितने भी हमारे स्टेट्स थे या जितने भी रीजन होते हैं, अजमेर जो भी सीबीएसई के रीजन होते हैं, मेनली 5 पेपर कोड आते हैं हमारे पास, है ना। डिफरेंट 5 सेट आते हैं, 5 पेपर कोड आते हैं, लाइक 30/5, उसके बाद 1 2 3, ये सेट नंबर 1, सेट 2, सेट 3 लास्ट डिजिट होती है। तो ऐसे जो कोड थे, ऐसे 5 मेन पेपर थे, और उनमें सबसे ज्यादा जो ट्रिकी पेपर है, लेंदी पेपर है, जो कैलकुलेटिव है। आज तक ये देखा गया एमसीक्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 10 तो एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो आप चुटकियों में कर लो, देखते आंसर मिल जाता है। लेकिन इस बार सारे एमसीक्यू ऐसे थे, कुछ क्वेश्चंस में रीजनिंग लग रही है, कुछ में दिमाग लगाना पड़ रहा है, और सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जो कि हमारा टाइम काफी कंज्यूम कर चुके थे। सेक्शन सी और सेक्शन ई और सेक्शन डी, वहां भी हमें टाइम ज्यादा लग रहा था सर। या तो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, या क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, या फिर कुछ नई टर्म्स, कुछ ऐसी टिपिकल टर्म्स थी जिनको समझने में हमारा टाइम स्पेंड हो गया सर। तो ये चीज जरूर नोट हुई है आपको। आज की इस क्लास में एमसीक्यूज जो हमारे होने वाले हैं, तीनों सेट के, वो एक साथ डिस्कस होंगे। आप सारे एमसीक्यूज देखें, क्योंकि आपको यहां कंपैरिजन होगा कि कौन सा एमसीक्यू सेट 1 में आया था, कौन सा एमसीक्यू सेट 2 में आया था, कौन सा सेट 3 में आया था, आपका एमसीक्यू और दूसरे सेट के एमसीक्यू में कौन सा चेंज रहा था, कौन सा लेवल आपका एमसीक्यू का इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा डिफिकल्ट था, कौन सा टफ था। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी आज की इस क्लास में, और जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने पेपर का कि सर मेरे साथ अब जो हुआ है उसका मैं क्या करूं। तो आपको सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पेपर ऐसा था, तो देखो पास तो हर बच्चे हो सकते हैं। ऐसा पेपर था कि 30+35+ मार्क्स, तो 40 के आसपास मार्क्स हर एक बच्चा ला सकता था, ऐसा पेपर था, राइट। दूसरी चीज बात करते हैं अब यहां पे, सेकंड जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक शुरू से 80 मार्क्स स्टैंड कर रहा था, तो वो बच्चा अब एक काम कर सकता है। आफ्टर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे आपके 7 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे चैनल पे कनेक्ट होइए। आपको जितने भी पेपर अभी कंडक्ट हुए सीबीएसई की तरफ से, वो सारे पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स 25-24, उसके पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको फिर से एक प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाई जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप सेकंड बोर्ड का अटेम्प्ट दीजिए और आप 101% अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि काफी ऐसे बच्चों को देखा गया जो 80 मार्क्स पे स्टैंड करने वाले थे, वो 65 से 70, 72, 74 के बीच में रह गए। तो उस प्रॉब्लम से उभरने के लिए, क्योंकि रिजल्ट जो फाइनल डिक्लेयर होगा, जो पब्लिश होगा, वो बोर्ड 2 के बाद ही पब्लिश होगा, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में देखा था कि बोर्ड और 1 और बोर्ड 2 के बाद ही फाइनल पब्लिश होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में था, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, और आपको बताते हैं आप कैसे अपने क्वेश्चंस को जज कर पाएंगे कौन सा क्वेश्चन आपका था, आपके सेट का। चलिए, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस सेट 1 की सीक्वेंस में 1 से 20 तक है। लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज बताया, तो आप कैसे अपना क्वेश्चन चेक करेंगे। ये था जो क्वेश्चन, ये सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 था। ये जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सेट 1 में क्वेश्चन 1 था, सेट 2 में क्वेश्चन 18 था, और सेट 3 में डैश डैश का मतलब ये क्वेश्चन आपका रिप्लेस हुआ था, मतलब आपको चेंज मिला था, ये क्वेश्चन सेम नहीं था, तो आपका ये क्वेश्चन डिफरेंट था। अब आपको लेवल भी पता चल जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं इक्वल एंड रियल रूट्स, इसके आंसर की बात करूं तो इसका ऑप्शन होने वाला था सी। कैसे हुआ सी, वो भी आपको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में पहले बता रहा हूं, और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। आपको पता है इक्वल एंड रियल रूट्स, d इक्वल्स टू 0 मींस b² - 4ac इक्वल्स टू 0, b² मींस -6 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, 36 + 16k इक्वल्स टू 0,
16 के इक्वल टू 36 माइनस का, और k इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 16 इक्वल टू माइनस 9/4 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी रहने वाला था, जो कि इजी था। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको। डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सेट 1 के अंदर क्वेश्चन 2 था, सेट 2 के अंदर क्वेश्चन 8 था, सेट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 था। यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था सर, क्योंकि रेशियो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक पी और क्यू पॉइंट है। आपका ऑप्शन इसका होने वाला है ए। जिन बच्चों ने कर रखा है आंसर अपना मैच कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना चेक करना चाहे डायरेक्ट तो चेक कर सकते हैं। ए ऑप्शन था। कैसे था, जिसको डाउट है उन्हें पता चल जाएगा। अभी आपको पता है अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करता है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, आपको यहां से ये जो पॉइंट है P, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को यहां लिख लेता हूं। ये P के कोऑर्डिनेट है और ये Q के कोऑर्डिनेट है, दैट इज 10,4। आपको होता है लेट द रेशियोज k/1 लेते ही हम, है ना। अब आप कभी जो अननोन वेरिएबल है उससे कंपैरिजन नहीं होगा, 0 से कंपैरिजन हो सकता है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ m1x2 मीन्स 10k प्लस m2x1 मीन्स -4, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये हम कंपेयर करते हैं x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारे ये x कोऑर्डिनेट, मैं y कोऑर्डिनेट क्यों निकालूं। अब आप लोग ये टाइम स्पेंड करते हो वहां पे एग्जाम में, आप लोग सेकेंडरी जो ये चीज समझते नहीं हो, आप दूसरे कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट, आपसे y पूछा है क्या, कोऑर्डिनेट पूछा है क्या, नहीं पूछा है तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। ये चीज अवॉइड करो। जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनको सीरियसली मैथ्स आगे लेनी है, उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। तो k इज 2/5 और आपको सबको पता होगा जो k की वैल्यू होती है वही मेरा रेशियो होता है, दैट रेशियो इज 2/5। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन सेट 1 में 3 था, सेट 2 में था ही नहीं, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 15 था। अगर मैं इसको देखूं तो हमें एक चीज डायरेक्टली पता चल रही है सर, इसके जीरोज, ये देखो, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ये मॉडरेट था। ये जो क्वेश्चन है मॉडरेट था, इजी नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव था इसलिए मॉडरेट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पे अपने पास -3 और 8 इसके जीरोज हैं। मींस जब मैं इनको पुट करूंगा किसी पॉलिनोमियल में, मैं जो जीरो मिलना चाहिए, तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा बी। कैसे सर, आप क्या करें, आप x की जगह -3 रखो, -3 + 3 और ये -3 + 8, तो ये तो हो गया 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। और दूसरी बार जब आप यहां पे पुट करते हो 8, ये 8 पुट किया हमने, तो अपने पास यहां हो गया माइनस का 8 + 3, राइट, सॉरी 8 + 3 दैट्स इट, 8 + 3 हो गया, और ये हो गया 0 इंटू 11 या जो भी है 0। तो इन दोनों वैल्यूज को जब मैं रिप्लेस करता हूं ऑप्शन बी के अंदर, -3 और 8, आई एम गेटिंग दीज फैक्टर्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, बस आपको रिप्लेसमेंट करना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन नो डाउट एक मॉडरेट क्वेश्चन बोल दो या उससे थोड़ा सा ऊपर बोल दीजिए। ये कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि यहां पे सर सोचना पड़ता है ना। कैलकुलेटिव बोल दो, थिंकिंग बेस्ड बोल दो। ये एक ऐसा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन की बात करूं तो आंसर था इसका 20 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सिंपली आपको एक चीज पता होगी जो हमें नोट करनी है। ये अगर 55 डिग्री है, अब देखो बच्चे को सोचने में टाइम लगता है ना सर। अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट होगी, इट मींस ये पूरा एंगल मेरा 90 होगा, यहां से यहां तक, ये वाला एंगल पूरा, है ना। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में QT इज परपेंडिकुलर, आप ये सब लिख सकते हो, OQ इज परपेंडिकुलर टू QT, तो ये 90 डिग्री है एक तरह से, है ना। OQ इज परपेंडिकुलर QT, तो उस हिसाब से सर आप ये बोल सकते हो ना कि ये 35 डिग्री होगा सर, बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। ये 35 होगा सर, तो ये भी 35 होगा। रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए सर, बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं। आप ये देखिए
आपका जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये रेडियस से रेडियस इक्वल है, ये रेडियस रेडियस ओ क्यू एस, ये हो गया 35 डिग्री, क्योंकि 90 पूरा था, 55 दे रखा है वो एंगल बाहर की तरफ, तो ये 35 हो गया। तो उस हिसाब से ये जो एंगल है मेरा, अब देखो मैं ऐसे कुछ पॉइंट से ज्वाइन करता हूं इसको, है ना, ये ऐसे लाइन स्ट्रेट यहां से जा रही है, जाने दो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ट्राइंगल की स्ट्रेट लाइन जा रही है। देखो अब एक चीज मुझे पता है सर कि ये 35 है, तो ये 110, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 70, और मुझे पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये भी 90 होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 20, ये एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें देखा जाए तो, लेकिन थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे सर, मैं एग्री करता हूं इस बात से, है ना। तो ये क्वेश्चन थिंकिंग वाला था, तो क्या करना है आपको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा जो है ट्राइंगल का था, इजी है, लेकिन वही सर जिसने ट्राइंगल बनाया होगा उसका ऑप्शन जल्दी आया होगा, वरना नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर है। जिसने भी ट्राइंगल बनाया होगा, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं काम, ऐसा नहीं करना है। छोटा सा ट्राइंगल बना लीजिए, ए बी सी, और ये बना दीजिए पी क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ जा रहा है। अब एंगल सी इक्वल टू आर है, मतलब एंगल सी इक्वल टू आर, आपको पता है जब एक एंगल हो तो दो साइड्स के बीच में एंगल, मतलब कि सैंडविच बनना चाहिए, दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, सैंडविच बनना चाहिए। इट मींस मेरा जो रेशियो जाएगा, इसका इसके साथ जाएगा और इसका इसके साथ जाएगा। अब आपको कई बार ऐसा होता है सर ए सी अपॉन पी आर, जरूरी नहीं है, या तो आपको रेशियो ऐसा मिलेगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, या फिर ऐसा ही मिल सकता है ए सी, इसके साइड का रेशियो इसके साथ ही ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। अब ये रेशियो ढूंढना शुरू कर दो, दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको नजर आता है, तो आप देखेंगे ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर, एंड दैट इज दिस ऑप्शन। या तो इस फॉर्म में मिलता है आंसर, या इस फॉर्म में मिलता है। ये आंसर आपका इजी क्वेश्चन की लिस्ट में था, ये क्वेश्चन, इसको आप टफ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसके नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज नोट करना, ये क्वेश्चन 5 था सेट 1 में, सेट 2 में 1, सेट 3 में 10, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था सेट 1 में, सेट 2 में क्वेश्चन 14, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 11। मैच कर लेना अपने आंसर्स। इसका आंसर जो होने वाला था ऑप्शन सी होने वाला था। अब आप बोलोगे सर स्टेप डेविएशन तो सिलेबस में ही नहीं है। देखिए स्टेप डेविएशन सीबीएसई ने नहीं पूछा है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये बोल रहा है स्टेप डेविएशन मेथड वाज यूज्ड, अरे वो एक्सप्रेशन दे रहा है आपको, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये इजी क्वेश्चन की लिस्ट में है, इससे आप इजी बोलेंगे, कैलकुलेटिव नहीं बोलेंगे। देखिए एक्स बार, मतलब आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 64, आपको ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको ऐसे, x माइनस ए अपॉन एच इक्वल टू यू। आपको फाइंड क्या करना है, u, u इक्वल टू x, x मीन्स 64 माइनस a मीन्स 62.5 अपॉन h, h मीन्स 5। अब 1.5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू u, तो इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे 5 की टेबल से तो 0.3 इक्वल टू u आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता। देखिए क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 इन सेट 1, क्वेश्चन नंबर 13 इन सेट 2, क्वेश्चन नंबर 1 इन सेट 3। देखो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव मान सकता हूं मैं, टफ नहीं बोल सकता, बट हाँ कैलकुलेशन थी सर, कैलकुलेशन तो थी। अब देखते हैं इजी कैटेगरी में रखेंगे या इसको टफ में रखेंगे, देखते हैं पहले इसको, ठीक है। आंसर इसका था ए, है ना। अब देखिए कैसे था, आपको रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दे रखी है वो 10 है, ठीक है। आपको इसमें बोला गया है कि हेमिस्फेयर में आपने कोन की कैविटी कट आउट करी है जिसकी हाइट कितनी है 10, तो इसकी रेडियस ये हो गई, हाइट ये हो गई, तो एल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री होता है। 100 प्लस 100 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 200 का हो जाएगा 10 रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगा 10 रूट 2। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, देन आप एल मिल चुका है आपको, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, देन पाई आर एल निकालना था आपको,
पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू 10√2। कैलकुलेटिव है बट इजी ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं है। पॉइंट हटाते ही नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, देन ये आपका आंसर आ जाएगा 314√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सेट 1 के अंदर। ये क्वेश्चन था हमारा 8, सेट 2 के अंदर था ही नहीं, सेट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था, क्योंकि इसकी जगह इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन की जगह इजी क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे सेट 2 के अंदर। अब ये थोड़ा वेरिएशन तो रहेगा, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां थोड़ा कैलकुलेटिव है ना। देखिए आपको पता होगा, इसको मैं एक मॉडरेट में इसलिए रखूंगा या इजी बोलूंगा मैं, तो ऐसे मैं इजी बोलूंगा, इसको इजी बोलूंगा। A16 माइनस A12, आपको पता होगा इसकी वैल्यू होती है 4D, तो आप यहां से D निकाल लीजिए। D क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब कई बच्चों ने यहां ये गलती की होगी, माइनस माइनस को प्लस नहीं किया होगा, तो माइनस 10/4 प्लस 15/4, LCM is 4, then this is minus 10 plus 15, that is 5/4, और इसको जब आप यहां रखेंगे तो 4 into 5/4, that gives you 5। देखो हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बोर्ड ने इस बार दी है, वैसे ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन इसका होने वाला है सी। बस यही सबसे बड़ी चीज रही है कि हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बोर्ड ने इस बार दी है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने देखा, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा तीनों सेट के अंदर था। सेट 1 के अंदर क्वेश्चन 9, सेट 2 के अंदर क्वेश्चन 4, सेट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 था। ये क्वेश्चन हमारा जो है एक थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, इजी नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि सर दिमाग लगाना पड़ रहा है, मींस मॉडरेट, मॉडरेट में है, ये मॉडरेट है। आप सारे क्वेश्चंस की इवैल्यूएशन करते जाना अपने सेट के अकॉर्डिंग, आपके सेट के अकॉर्डिंग वो मॉडरेट कितने हैं, इजी कितने हैं, टफ कितने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सेट के टफ हैं, कितने दूसरे वाले के टफ हैं, कितने थर्ड सेट के टफ हैं, वो आप कैलकुलेशन खुद से निकालना, कितने इजी, कितने मॉडरेट और कितने टफ। मैं वो तीनों चीजें बाइफरकेट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे अपने को बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस px प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स रैशनल है। अब रैशनल रूट वो होते हैं जिसके अंदर रूट नहीं आता, रूट में वैल्यू नहीं आती x की। अब देखो आपको पता होगा अपना जो फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, देखो आपके रूट्स रैशनल कब होंगे, आपको दोनों वैल्यूज x की बिना रूट वाली चाहिए। इसका मतलब d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, मींस d इज इक्वल्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर, आया ना। d को एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी तो रूट नहीं लगेगा उस पर। इस मींस आपको यहां से पहले d निकालना है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर, इसमें टाइम कंज्यूम होगा हमारा। ये सबसे बड़ी जो इस बार चीज हुई है, ये बहुत बेकार हुआ है कि हर क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, मींस माइनस p का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू a इंटू c, इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 20, सॉरी p स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पे 1 आएगा ना, हाँ 1 इंटू 6, ये हो जाएगा एक्स p स्क्वायर माइनस, सॉरी p स्क्वायर माइनस 24। अब ये देखिए वैल्यू आपकी आ रही है p स्क्वायर माइनस 24। अब मैं p की ऐसी वैल्यू क्या रखूं, सबसे पहली चीज एक नोट करना, आपका d कभी नेगेटिव नहीं हो सकता सर, d कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब आपके p की जो वैल्यूज हैं वो ऑप्शन से ट्राई होंगी। अब कई बच्चों ने लिखा है इसमें 1, आपकी p की वैल्यू अगर ऑप्शन a से ट्राई करते हो, देखो 1 माइनस 24 कितना हुआ, माइनस 23। अरे सर ये तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल हो गया। ऑप्शन b देखते हैं, ऑप्शन बी पे टेस्टिंग मैंने की तो मुझे पता चला माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 24, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 24 वैल्यू आ रही है। डी की वैल्यू देखो, मैं यहाँ डी लिख लेता हूं, तो देखो ये हो गया 25 माइनस 25 माइनस 24, दैट गिव्स यू 1, एंड 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही था।
बाकी जितने भी ऑप्शन आप ट्राई करोगे, जैसे आप वैल्यू रखोगे रूट फाइव का स्क्वायर हो गया 5, 5 माइनस 24, माइनस का 19 हो गया सर। नेक्स्ट रखो 25, 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस 24, 601, 601 का रूट सर फिर से इरेशनल वैल्यूज आ जाएंगे सर, रैशनल रूट्स नहीं आ रहे। तो ये क्वेश्चन एक, मैं इसको मॉडरेट में बोलूं या इसको मैं एक डिफिकल्ट में भी बोल सकता हूं, है ना। तो डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी गिने तो गिन सकते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन उसके बाद दिमाग लगाना है, तो एक डिफिकल्ट की कैटेगरी में काउंट हो जाता है ये। तो क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला था, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन जो था वो सी था। सी इसलिए था क्योंकि जब मैं किसी वैल्यू को अगर डेसिमल वैल्यू डिवाइड करे तो समझ लेना कि आंसर हमारा बड़ा होने वाला, मीन्स 0.2, जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर हो गया 10, तो ये हो गया 100/2 मीन्स 50, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50 नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से नोट करना है। ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ये सेट 1 में क्वेश्चन 10 था, सेट 2 में क्वेश्चन 17 था, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 13 था। पूछा गया था कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल, बाकी सारी पॉसिबल है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो था हमारा, सेट 1 का क्वेश्चन 11 था, सेट 2 में क्वेश्चन 7 था, और सेट 3 में क्वेश्चन नहीं था। सेट 3 में दूसरा क्वेश्चन आएगा इसकी जगह पे। यहां पूछा गया था कि एक प्लेइंग कार्ड्स जो हमारे पास है, अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये इजी कैटेगरी में काउंट कर लेना आप, इसको इजी बोलना, कैलकुलेटिव भी नहीं बोलोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा ये वाला, ये क्वेश्चन हमारा अ 10 और अ किंग, या तो आपके पास में एक 10 है या किंग है। 10 कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4 डिवाइड बाय 52, दैट इज 8/52, तो 4 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 4 से 2 और ये 13, तो ऑप्शन इज बी। ये क्वेश्चन भी हमारा इजी कैटेगरी में था, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे आप इसको, आप डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। अब एक चीज आप नोट करते हैं ना, जैसे ये इजी क्वेश्चन में है, अब जो सेट 3 में बच्चा होगा वो अपना आंसर, वो अपना क्वेश्चन चेक करेगा प्रोबेबिलिटी वाला, जब मैं शो करूंगा वहां पे, है ना, जो रिप्लेस हुए हैं, तो वो अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेना कि मेरा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं था कहीं। वैसे सीबीएसई मैनेज करता है, मेंटेन करता है क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली, बट कई बार वेरिएशन थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन जो 12 था, इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो अपने पास में दे रखा था एक कैंपिंग टेंट स्फेरिकल शेप में था, जिसकी रेडियस थी 1.4 एंड हैज ओपन डोर। देखो ऐसा आप मान लीजिए, ऐसा एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर एक डोर है, ये डोर है ना। इस डोर का एरिया मुझे दे रखा है, इस वाले डोर का एरिया मुझे दे रखा है। अब इसमें डोर है ही, डोर है मतलब यहाँ पे कपड़ा नहीं लगेगा, है ना, जो कवर है वो कवरिंग नहीं होगी। तो ये मेरा जो एरिया है, डोर का एरिया जो है ये 0.50 है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आपको बोला गया फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो आउटर सरफेस एरिया में ये डोर का एरिया तो आप काउंट करोगे नहीं, मीन्स आपका जो एरिया है 2πr² होता है हेमीस्फेयर का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 2 × पाई, पाई की वैल्यू तो कुछ ऐसे दी नहीं है, तो 22/7 लेंगे, r² 1.4 × 1.4, यहां से आप इसको कैलकुलेट करके 10 कर लीजिए, तो भी 10 कर लीजिए, यहां से 7 2 जा कर लीजिए, 44 × 28/100 रख लीजिए, कैलकुलेशन आसान होती है, ठीक है। 28 2 जा 56, 56 56, ठीक है, 112 कैरी हो गई 11 और फिर से 112, ठीक है, 3 2 1, तो 1 2 3 2 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 12.32 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कंप्लीट टेंट का एरिया, हो गया ये हो गया कंप्लीट टेंट। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा एरिया, एरिया ऑफ डोर, दैट इज 0.50, तो ये हो गया 8 1, ठीक है, 8, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया 8, ठीक है, 8 कैसे 2 ही होगा ना, 2 2 सॉरी। अब चेक कर लो लास्ट में 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन 2 ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें और इसमें, और आप देखेंगे कि ये वैल्यू तो सर हमारी बहुत बड़ी है,
और ये वैल्यू छोटी है तो ऑप्शन सी रहेगा। आप कैलकुलेशन भी क्यों कर रहे हैं? आप किसने बोला है कैलकुलेशन करने के लिए? एग्जैक्ट आंसर निकालना जरूरी है क्या? 13 माइनस 5 8 होता है, वैसे चेक करना हो कर लीजिए, बट क्यों करनी है? लास्ट की डिजिट 2 है सर, लास्ट की डिजिट 2 है सर, वो वैल्यू बड़ी है सर, इससे भी बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब एग्जैक्टली इतनी वैल्यू आ रही है, यहाँ डोर का एरिया माइनस ही नहीं हुआ है सर, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन था ये कैलकुलेटिव था, मींस मॉडरेट में काउंट कर लेना आप इसको, क्योंकि जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो लेवल वाले इजी हो, लेकिन मॉडरेट में काउंट हो जाएगा फिर वो। नोट कर लीजिए इसको। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, ये बोल रहा है एन आर्क। ये देखो पहले क्वेश्चन 13 था सेट 1 के अंदर, सेट 2 में क्वेश्चन डिफरेंट था, सेट 3 में क्वेश्चन 17 था। ये आर्क ऑफ लेंथ, आपका एक आर्क है ऑफ लेंथ 2.2, मींस लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा आपको पता नहीं है, ये दे रखी है आपको, है ना, थीटा आपको पता नहीं है, और इसकी रेडियस जो है दैट इज 2.8 है। फिर से सर कैलकुलेशन, थीटा निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वस टू 2.2, थीटा इक्वस टू 2.2 मल्टीप्लाई विथ 360 डिवाइड बाय 2 पाई आर मीन्स 2.2 मल्टीप्लाई विथ 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 2.8। एक काम कीजिए ना, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा लीजिए और यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7 4 जा, और 22 उड़ा दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 360 अपॉन 2 इंटू 4, 4 से हो जाएगा 90, और 90 से डिवाइड हो जाएगा 2, 45। देन दिस एंगल बिकम्स 45, और 45 आपका आंसर ये रहा, ऑप्शन सी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आप मॉडरेट में लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटिव है सर। एमसीक्यू सेक्शन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिया सीबीएसई ने पहली बार स्टैंडर्ड का। चलिए नोट कर लीजिए इसको, डिस्कस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी अगर हम देखें तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आप इसको इजी में काउंट करिए, इसको आप कैलकुलेटिव में नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको बोला 9 कोसेक। कोसेक जो है, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। अगर देखो साइन की वैल्यू जो है, साइन थीटा अगर आपका 1/9 है तो कोसेक कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 इंटू 9 प्लस 1, 9 इंटू 9 माइनस 1, 82 अपॉन 80, एंड योर ऑप्शन इज डी। ये आपका आंसर है। क्या करना है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये हाँ क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारा सेट 1 में था 14, सेट 3 में था 12, और सेट 2 में ये क्वेश्चन नहीं था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में यूजुअली आते हैं। ये क्वेश्चन जैसा इसमें पूछा गया सेम सेट 3 में पूछा गया। सेट 1 में क्वेश्चन 15 था, सेट 2 में क्वेश्चन 5 था, सेट 3 में क्वेश्चन डिफरेंट था। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें ये क्वेश्चन हमारा इजी में ही काउंट होगा, है ना, या मॉडरेट में बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होता है ना, वो इतना दिमाग नहीं लगाते। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा था, एक्सपी का रेशियो पी वाई के साथ 2:3, पी क्यू की वैल्यू 5 थी। इसकी वैल्यू अगर मैं x ले लूं, या x लिखा ही है, किसी बच्चे ने पहले से लिख रखा है x ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहां पे अगर आप रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब बीपीटी से करते हो तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, कि बीपीटी बोलती है अदर 2 साइड्स का रेशियो लेना है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा अपना सिमिलैरिटी के हिसाब से, मींस आपको एक्स पी क्यू, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, किसके? इस वाले के। ठीक है, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से होगा एक्स वाई जेड। तो देखो ये अगर मेरी वैल्यू है 2 तो ये है 5, तो ये पूरी एक्स वाई कितनी हो जाएगी? 5, 3 + 2 5। तो उस केस में अपने पास यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज एक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहां पे, यहां आप इसका रेशियो लेंगे, इसकी 2, इसकी साइड 5,
इक्वस टू इसकी 5, इसकी x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इक्वस टू 25, x इक्वस टू 12.5, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन सेट 1 में क्वेश्चन 16 था, सेट 2 में क्वेश्चन 12 था, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है मीना कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी, देखो ये क्वेश्चन इजी में ही काउंट होगा। ठीक है, मीना फॉर विनिंग द फर्स्ट प्राइज विन करने की जो लॉटरी के अंदर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ये क्वेश्चन बोर्ड में हर काफी सालों से आ रहा है। ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है 0.08। अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी उसने टिकट खरीदी, x डिवाइड बाय टोटल टिकट्स 800, तभी तो इसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकली कि सर मैं x टाइम्स जीतती हूँ आउट ऑफ 800 टिकट्स, तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल गई। तो अब इसको करेंगे कैसे, x इक्वस टू 0.08 मल्टीप्लाई विथ 800, पॉइंट हटाया, 0000 कट गया, 8 8 64, x बिकम्स 64। ऑप्शन इज ए, पहले से मार्क्ड है सर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं सेट वाइज, तो सेट 1 में क्वेश्चन 17 था, सेट 2 में क्वेश्चन 10 था, सेट 3 में क्वेश्चन 8 था, तीनों में ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। देखिए आपको एक बात पता होगी, ये मेरे पास बेस दे रखा है, आपको बोला है द वायर इज अटैच्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू द टॉप ऑफ बीसी, पोल बीसी, आपका ये पोल है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, दिस वन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये तो हो गई मेरी परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, है ना। तो इस हिसाब से आपको जो रेशियो है लेंथ ऑफ वायर चाहिए, तो ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, है ना। ऑप्शन इसका होने वाला है बी। क्यों होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 1/2 इक्वल्स टू 5√3 अपॉन h इक्वल्स टू 10√3, ये इजी की लिस्ट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन आपका इजी में मैंने बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो ये सेट 1 में क्वेश्चन 18 था, सेट 2 में क्वेश्चन 9 था, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका जो आंसर निकलेगा, देखिए इजी क्वेश्चन के लिस्ट में बोलूंगा मैं इसको भी, इजी में ही है, टफ नहीं है, देखिए, है ना। सेक थीटा ऊपर रहेगा सेक ए, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। हाँ कैलकुलेशन है बेटा, मैं मानता हूं हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन दी गई है, इस बार मैंने ये बात खुद एग्री करी है आपसे, इसलिए टाइम कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो गया है। सेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर हो गया ये, है ना, 10 स्क्वायर ए, और इसका रूट हो गया तो सेक ए अपॉन 10 ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/cos ए साइन ए बाय cos ए, कैंसिल आउट कर दो तो 1/sin दैट इज cosec ए। सो ऑप्शन इज cosec ए। देखो इजी है, लेकिन कैलकुलेटर की वजह से थोड़ा पेपर लेंदी हो रहा है, बस क्या करना है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ये सेट नंबर 1 के अंदर 19 था, सेट 2 के अंदर 19 था, सेट 3 के अंदर 20 था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं, यहां पे है ना कई बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, और दोनों असर्शन रीजन में से एक में कईयों ने गड़बड़ करी है, 100% है ये, फिर भी कई बच्चों ने सही कर लिया, लेकिन ये भी कहीं गलत करके आए होंगे। देखिए असर्शन की बात करते हैं, पहले हम असर्शन रीजन की बात करते हैं। तो असर्शन के अंदर अपने पास में क्या दे रखा था, असर्शन में दे रखा था अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, 3x - 5y + 7 = 0 दे रखा है, और दूसरी दे रखी है -6x + 10y + 14 = 0। ये बोल रहा है कि दे आर इनकंसिस्टेंट, मतलब कि लाइंस पैरेलल हैं,
पैरेलल के लिए चेक करो, 3 अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू माइनस 5/10 एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए 7/14। ये तो नॉट इक्वल टू है क्योंकि यहां पे रिजल्टेंट साइन नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां से वैल्यू आ रही है -1/2, यहां से आ रही है माइनस का 1/2 और ये आ रही है 7/14 मतलब कि 1/2 है ना। तो ये तो बात सही है, ये स्टेटमेंट तो मेरा ट्रू है, ठीक है। मैं असर्शन की बात कर रहा हूं, ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं रीजन की, तो रीजन में व्हेन टू लाइंस टू लीनियर इक्वेशन डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, जब उनके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, दे रिप्रेजेंट्स द पैरेलल लाइन। अरे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो पैरेलल ही होगा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या हुआ, ओवरलैप कर लेंगी। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दे कैन बी पैरेलल लाइंस एंड दे कैन बी कोइंसिडेंट लाइंस। इट मींस दिस इज फॉल्स। तो यहां पे आंसर आपका बनेगा ए ट्रू, आर फॉल्स। ऑप्शन सी होगा। जिन्होंने भी मार्क किया हो उसको चेक कर लेना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो था, ये सेट 1 में क्वेश्चन 20 था, सेट 2 में क्वेश्चन 20 था, सेट 3 में क्वेश्चन 19 था। देखिए इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, कईयों ने इसमें ऑप्शन दिया है ए, कईयों ने ऑप्शन दिया है बी, कईयों ने घर जाके चैट जीपीटी स्कैन किया, कईयों ने कुछ किया, कईयों ने गूगल स्कैन किया, कई ऑप्शन आपको ए मिल रहा है, कई ऑप्शन बी मिल रहा है। देखिए एग्जैक्ट आंसर आपको बताते हैं हम, इसका आंसर होने वाला है बी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए सबसे पहली बात ध्यान से सुन लेना, पहले सुन लो, देन हम इस पर डिस्कशन कर लेना, अभी पूरा चीजें समझा देता हूं। देखिए असर्शन की बात मैं करूं अगर, तो असर्शन मुझे पता है कि इसका एचसीएफ जो है वो 18m है। ये बात तो आपने बोली सर, बिल्कुल एग्री करते हैं, बात एग्री करना है ना, ये बात तो सही है सर, ट्रू है। इसका एचसीएफ सर ये निकल रहा है। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर, कॉमन डिवाइजर है ना, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जिसको एचसीएफ बोलते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब रीजन की बात मैं अगर करता हूं, अब रीजन की बात करना, देखो HCF ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर, लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। HCF जो होता है या तो दोनों नंबर में से किसी के इक्वल होगा या उन दोनों में से छोटा होगा। बात तो सर बराबर है, सही बोल रहे हो आप, ये तो ट्रू है सर। लेकिन अब आप बोलोगे सर एक चीज नोट करो आप, ऑप्शन ए होना चाहिए, ये नजर आ रहा है क्यों? सर देखो आपने ये बोला कि एचसीएफ जो है दोनों नंबर में से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। देखो ऊपर दोनों नंबर में से किसी एक के इक्वल है। अरे रीजन वो होता है जो असर्शन को सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। लाइक कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से असर्शन को इजी हो रहा है कैलकुलेशन करना, क्या इस स्टेटमेंट से इसका आंसर निकल गया? अगर मैं यहां वैल्यू चेंज कर लूं तो जैसे जैसे ये डेटा चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या ये हमेशा वैल्यू सेम रहेगी? ये डेटा चेंज होता रहेगा। क्या यहां पे कोई रीजन के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो इसके आंसर को फाइंड करने में हेल्प कर रहा है? इसका एचसीएफ तो इंडिविजुअल निकालेंगे हम, जब जब ये डेटा चेंज होगा हमें हर बार एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट से आंसर थोड़ी निकल जाएगा, आपको तो खुद सेल्फ निकालना पड़ेगा। मतलब असर्शन अलग एक ट्रुथ है, ये एक ट्रुथ है, ये एक ट्रुथ है, ये स्टेटमेंट है जो ट्रुथ है। ये ट्रुथ है कि आपको सच्चाई है, ये कि आपको माननी पड़ेगी ऐसा होता है। लेकिन इस सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि आपका असर्शन का आंसर ये आएगा, वो जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी होगा। समझाई बात? क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। अब आप बोलोगे सर 21 कैसे, 20 क्वेश्चन कुल होते हैं। अब देखो, अब मैं आपसे डिस्कस जो करने वाला हूं ये वो 4 क्वेश्चन है जो सेट 1 के अंदर नहीं थे, सेट 2 के अंदर थे, फिर नेक्स्ट कुछ 4 क्वेश्चन जो सेट 3 के अंदर होंगे। देखो ये क्वेश्चन सेट 1 के अंदर नहीं था, सेट 3 के अंदर नहीं था, ये सिर्फ सेट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था। हां एक चीज मैं आपको बताना भूल गया है, ये आपका जो क्वेश्चन था ये इजी नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल होगा।
और इसको हम मॉडरेट की लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसको हम इजी की लिस्ट में नहीं रखेंगे, इसको मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांस है ना। इसको मॉडरेट में इसलिए रखना है क्योंकि वो गलती करवाता हमें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया था एक सेट 1 और 3 का एक कॉमन क्वेश्चन था, इसमें डिफरेंस निकालने वाला था, है ना, याद आया कुछ? वो क्वेश्चन इसका सब्स्टिट्यूट है। A14 माइनस A8, तो ये कितना हो जाएगा 6D 24, D इज 4। हाँ, उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसे थी, -15/4 -10/4, तो थोड़ी सी वो कैलकुलेशन डी निकालने में थोड़ा को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। यहाँ डी कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ एपी नहीं दे रखी, यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो होता है, देखो किसी किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन तो होता है, तो इसका आंसर होने वाला है बी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं देन इसका क्वेश्चन नंबर 22 एक तरह से, या फिर आप ये बोल दीजिए सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6। सेट नंबर 2 का क्वेश्चन, ये देखिए आपको याद होगा कोसेक थीटा वाला, 8 कोसेक थीटा प्लस 1, 8 कोसेक थीटा, सेम कॉन्सेप्ट पे ये देखो वैल्यू चेंज कर दी, सेक थीटा बना दिया इसको कोसेक को। तो अपने पास जो यहां से आंसर है कॉस थीटा इक्वल टू 1/8 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू 8 प्लस 1, 8 इंटू 8 माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा 64 प्लस 1 65/63, एंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। ये क्वेश्चन उनका भी इजी था, यहां भी इजी है, तो इसको आप इजी में लेके चलेंगे। हाँ, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कई बच्चे बोलेंगे सर इसका आपने बताया नहीं, ये तो मोस्ट इजी में है, इजी नहीं मोस्ट इजी है ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें दो जीरोस दे रखे थे, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 8 देखा था, है ना, जिसमें हमारा एक्सप्रेशन था -x+3 और x+8, वो वाला क्वेश्चन है ये, है ना। अब यहां पे बोला गया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज -3 एंड -2। ऑप्शन से चेक करना है, देखो कहां पे मेरे को ये आंसर मिल रहा है। तो देखो ऑप्शन बी मेरा आंसर होने वाला है इसका। मेरे को सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -3 चाहिए, तो जैसे मैंने ऑप्शन बी से ट्राई किया, है ना, सम ऑफ जीरोस -3 आना चाहिए, तो मैंने यहां से चेक किया -b/a कैंसिल आउट करते आ गया -3 = -3। ऑप्शन बी से बोल रहा हूं मैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -2, तो c/a, तो -2 = -2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करेगा। ये हमारा सेट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 था, सेट 2 के अंदर क्वेश्चन 11 था, तो ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। जो वहां क्वेश्चन था वैसे हम इसको बोलेंगे, इसको भी हम इजी की लिस्ट में ही रखेंगे, है ना, टफ नहीं बोल सकते इसको। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, ये मॉडरेट की लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपको याद होगा एक सेक्टर वाला क्वेश्चन जो था, वहां पे आपने थीटा निकाला था 45 डिग्री। वो क्वेश्चन यहां पे सेट 2 में क्वेश्चन 15 है, वहां वो क्वेश्चन था, यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, राइट। तो ये चेंज है उसके अंदर। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है आपको, तो θ/360 इंटू πr² इज 55/3 दे रखा है। आर की वैल्यू 10 है ना, तो पहले अपन थीटा यहीं रखते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। 55/3, 360 चला गया ऊपर, पाई आ गया नीचे, और r² भी आ गया नीचे। थीटा इधर ही रहेगा, 55 इंटू 360, 3 पाई हो गया 22/7, r² अपना हो जाएगा दैट इज 10 इंटू 10। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, और जल्दी से। अब देखो कैलकुलेटिव है इसलिए मॉडरेट बोलूंगा, मैं इजी नहीं बोल सकता, मैं इजी नहीं बोल सकता इसको, कैलकुलेटिव है। देखिए ये 11 टाइम्स, ठीक है, और यहां से हम 5 के टेबल से किया ना, 5 2 जा, ये 11 2 जा, 11 1 जा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 120,
तो एक बार इसको 120 इंटू 7 लिख देता हूं मैं, और यहां लिखता हूं मैं 4 इंटू 10, ठीक है। ये 0 से 0 काट देते हैं, 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 21 डिग्री, और इसका ऑप्शन होने वाला है 21 डिग्री। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये सेट 1 और 2 में नहीं था, ये सेट 3 में था। आपको याद होगा एक क्वेश्चन जिसमें वो 55 डिग्री वाला, जो यहां पे ऐसे वैल्यू जा रही थी यूं, है ना, यहां से यूं, और ये यूं, और ये यूं कुछ ऐसे जा रहा था फिगर, यहां 55 डिग्री, याद है? ये सेट 1 और 2 में था, उसका सब्स्टिट्यूट ये है। देखो वहां वो क्वेश्चन टफ था, यहां ये क्वेश्चन मॉडरेट है, और मैं मॉडरेट एंड इजी के बीच का, मॉडरेट ही बोलूंगा इसको मैं, मॉडरेट और इजी के बीच में, ऑब्लिक इजी के बीच में वेरी कर रहा है ये, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में ये है क्वेश्चन 5 ऑफ सेट नंबर 3। देखिए क्यों है ऐसा, क्योंकि मुझे पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब किसमें क्या ही तो था, मैं सच बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नहीं, ये जस्टिस नहीं हुआ यहाँ पे एक तरह से, वहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और दिमाग, वहाँ वो क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, ये बच्चा फिर भी कोई कर लेगा, तो ये चीज़ तो हुई है थोड़ी सी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो 4 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस ए, और ये हो गया 4b स्क्वायर, 4 से 4 काट दीजिए तो b स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए हो जाएगा, एंड ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ये हमारा आंसर होने वाला है इसका। क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं, 3 ऐसे और क्वेश्चन हैं जो सेट 3 में डिफरेंट थे। ये क्वेश्चन देखिए, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये सेट नंबर 3 में 9th क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ऐसे ही मैंने पैरेलल वाला क्वेश्चन बताया था, वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ नो डाउट यहाँ पे उल्टा थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, वैसे सेम ही सोचना है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ ए बी की वैल्यू है 24, ई एफ की वैल्यू है 36, डी ए की वैल्यू है 7। अब जब मैं रेशियो वाइज चलता हूं तो मैं ए बी को मान लेता हूं एक्स, है ना, ए ई को, सॉरी, लेट ए ई इक्वल टू एक्स। अब आपको मैंने बोला था यहां पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगेगा, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को बोला था मॉडरेट, ये क्वेश्चन वहां पे मॉडरेट था, यहां भी मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि यहां पे वही ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। कौन सा ट्रायंगल, डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ, इसके सिमिलर होगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ध्यान रखना डी ई आएगा यहाँ पे, और ये 36 रहेगा, तो मैं रेशियो ऑफ साइड ले लेता हूं, तो यहां से अगर मैं बोलता हूं 7 अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू 24 अपॉन 36, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो यहाँ से वैल्यूज निकल के आएगी वो 2/3 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 इक्वल टू 2x प्लस 14, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 2x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 3.5। ये जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है सी, इसको नोट कर ले आराम से। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट नंबर 3 में जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14, सारे क्वेश्चन आपके कवर किए मैंने, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है आपका, सेट 1 2 3 सारे क्वेश्चन। अब आपको याद होगा एक मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन था, सेट 1 में 1 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 वो वाला क्वेश्चन है ये, है ना, जिसमें आपने के की वैल्यू निकाली थी, राइट। यहां पे इक्वल रूट से मीन्स इसको मैं इजी बोलूंगा, बट वही है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट है इजी। तो d इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 0 है, 49 माइनस 12m 0 है, 12m इज 49 है, तो m इज 49/12 है,
बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है इसका। क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो देखिए आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी का हमने क्वेश्चन देखा था सेट 1 और 2 में, ठीक है, जहां पे आपने देखा होगा शायद कुछ कार्ड वाला क्वेश्चन था जो शायद इसमें नहीं था। एक ऐसा क्वेश्चन था, है ना, कार्ड वाला क्वेश्चन था आई गेस, 10 और देर आर 4 10 और 4 किंग्स, तो वो क्वेश्चन उसमें आसान था। ये क्वेश्चन यहाँ पे सोचने वाला है, यहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है और अगर किसी नहीं हुआ तो उसके लिए डिफिकल्ट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता दूं, देखो क्या बोल रहा है कि आपको पता है जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं x, y की फॉर्म में, राइट, जैसे 1 1 1 2 ऐसे, 1 3 ऐसे ही, 2 1 ऐसे चल रहा है ना, 2 2 लाइक दिस, ऐसे आपका पेयर चलेगा 3 1 3 2 3 3 चलेगा, ऐसे 4 1, है ना। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूँ सॉल्व कैसे, मैंने कैसे सॉल्व किया इसको और आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। 5 1 आप ऐसे करते हो पूरे और ऐसे चलेगा 6 1, है ना। अब ये बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड वो करो आउटकम जिसमें x इज ग्रेटर देन y, मतलब आपकी फर्स्ट वैल्यू x, मतलब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बड़ी हो। देखो इस वाली कॉलम के अंदर तो एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो फर्स्ट वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि 1 1 के इक्वल होगा, बड़ा नहीं होगा, 1 2 से उल्टा छोटा है, तो यहां तो एक भी वैल्यू नहीं होगी, यहां पे सिर्फ एक मिलेगी। देखो यहां पे मेरे को 0 आउटकम मिले, यहां मिलेगा एक आउटकम, ध्यान से देखना, 2 1 2 2 ये काम का नहीं है, यहां तीनों ही काम के नहीं थे, मतलब नीचे तक सारे काम के नहीं थे, इसके बाद सारे काम के नहीं है इसके में, ठीक है। यहां मैं देखूं तो एक काम का है, दूसरा काम का है, तीसरा काम का नहीं है, तो यहां कितने आउटकम मिले, 2, तो ऐसे चलेगा, देखो 0 1 2, अब देखना 3 आएगा, क्योंकि देखो यहां पे मेरा ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का नहीं है, तो यहां से 3 आउटकम, यहां से 1 2 3 4 आएंगे, क्योंकि जैसे आप 5 5 लिखोगे वो काम का नहीं है, 5 4 तक काम का है, तो यहां से 4 मिलेंगे, यहां से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 काम का नहीं है, मतलब यहां से मिलेंगे 5। अब इन सबको आपको ऐड करना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, तो 3 + 3 6 6 + 9 15, तो प्रोबेबिलिटी जो मेरी होगी इस इवेंट की दैट इज 15/36। देखो मॉडरेट क्या है, इसको आप डिफिकल्ट में भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां ये इजी था, यहाँ डिफिकल्ट है, तो यहां से 3 5 जा 15 और 3 12 जा हो जाएगा, तो ये आपका एमसीक्यू जो है इसका आंसर होने वाला है 5/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो क्या करना है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट आंसर की अपलोड की जाए आपके सेट वाइज, आपके स्टेट वाइज, तो आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक इस चैनल पे दे रखा है, आप वहां जाके हमें टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आपको कंप्लीट आंसर की एज सून एज पॉसिबल, जैसे जैसे सारी आंसर कीज अपलोड हो रही है, एमसीक्यूज की भी और सारे पेपर्स की आंसर की अपलोड हो जाएगी अपकमिंग डेज में, जल्दी जल्दी एक एक आंसर्स की अपलोड होती जाएगी, अब डे बाय डे 1 2 डेली अपलोड होती रहेगी। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप गिव अप नहीं करें, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ, हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन 2 की प्रिपरेशन हम कराएंगे, क्योंकि बेसिक में तो पेपर ऐसा था ही नहीं कि कोई बच्चा अटक रहा हो। हाँ, दिल्ली के पेपर के बारे में हमने सुना है, उसकी रीजनिंग हमने नहीं की है, उसकी रीजनिंग करके फिर हम उस पर आउटकम देंगे जरूर। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।